बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। अब देखिए बच्चों, दूसरा वाला पार्ट जो था आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड लेसन नहीं, पोयम। बच्चों आप जानते हो फर्स्ट लेसन के साथ एक पोयम अटैच थी, सेकंड लेसन के साथ एक पोयम अटैच है। ये एनसीईआरटी का कोर्स बच्चों थोड़ा इस दृष्टि से नायाब है कि यहाँ पोएट्री सेक्शन जो है वो अलग से प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन हर आपका जो प्रोज का चैप्टर है उसके साथ में एक पोयम अटैच की गई है। और पोयम भी बच्चों बड़ी ही स्पेशल, बहुत ही खास कविताएं जो है वो आपके कोर्स में सम्मिलित है। पहले वाली पोयम आपको पढ़ाई थी मैंने, द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट पोयम विंड। बच्चों आज जो आपको कविता पढ़ाएंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है विंड। विंड यानी हवा होती है बच्चों। यह है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी हुई गई कविता है। सुब्रमण्यम भारती बच्चों कौन है? वो है बच्चों एक उसको आप कह सकते हो एंग्लो इंडियन पोएट। कैसे पोएट है वो? एंग्लो इंडियन पोएट का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे रविंद्रनाथ टैगोर क्या है बच्चों, वो भी एंग्लो इंडियन है। तो एंग्लो इंडियन वह है जो है तो हिंदुस्तान का बेटा, बट ही कंपोजेज और ही राइट्स इन इंग्लिश, परंतु वह बच्चों अंग्रेजी में लिखता है, इसलिए आप उसको एंग्लो इंडियन पोएट कहते हैं। अब बच्चों एंग्लो इंडियन पोएट में रविंद्रनाथ टैगोर का तो बहुत अच्छा स्थान है, बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट पर्सनैलिटी दैट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन 1913। सन 1913 में क्या हुआ था? पहले एशिया के वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था? उनको बच्चों नोबेल पुरस्कार मिला था फॉर हिज मास्टरपीस गीतांजलि। क्या नाम बच्चों? गीतांजलि नाम की पुस्तक जो उन्होंने लिखी, गीतांजलि, ठीक है। ये गीतांजलि बच्चों में कई बार कहता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, और इसको 1913 में क्या मिला था? 1913 में बच्चों इसको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अब बच्चों आप ये कविता कहोगे साहब ये कविता पढ़ा रहे हो, फिर आप गीतांजलि के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? यही तो खास बात है कि साहित्य जो बच्चों इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से एक दूसरे के तार जुड़े भी होते हैं, एक दूसरे की पृष्ठभूमि एक दूसरे के अंदर होती है। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मीनिंग आउट, तो बच्चों मीनिंग को बाहर निकालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है ना। मैं तो कई बार हिंदी की बातें बताऊंगा आपको, बताता हूं क्योंकि तभी उससे प्रश्न से जोड़ करके मैं आपके दिमाग में क्या करता हूं, आई क्रिएट एन एटमॉस्फियर ऑफ पोएट्री। मैं कविता का माहौल आपके दिमाग में पैदा करता हूं। कविता को समझना बच्चों आसान नहीं है, लेकिन ध्यान दो, जब मुझ जैसा मास्टर पढ़ाए, यानी कोई भी जो उसके बारे में जानकार अध्यापक पढ़ाए, तो बच्चों फिर कविता को समझना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। ये बहुत रोचक चीज है, इसमें थोड़ा डूबना पड़ेगा, इसमें भीगना पड़ेगा। आपको पता बिहारी एक दो में क्या बोलता है? जो डूब जाते हैं वो तर जाते हैं, लेकिन जो तैरते रहते हैं वो डूब जाते हैं, ऐसा कहता है ना। तो जे बूढ़े श्याम रंग ते है ना। तो बच्चों या अनुरागी चित्त की गति है के कर जो, ये जो हमारा प्यार भरा दिल है इसकी ही गति थोड़ी अलग ही है। जो बूढ़े श्याम रंग, जो आप डूबते जाते हैं काले रंग में, काले माने श्री कृष्ण की भक्ति में जो आप डूबते जाते हैं, तो क्या जो बूढ़े श्याम रंग ते उज्जवल हो, उतना ही उज्जवल होता है। और एक बात आगे वो ये भी लिखता है बच्चों की जो डूबते हैं जे बूढ़े वो तरे, वो तो तर गए हैं, और जो अनबूढ़े जो डूबे नहीं है वो क्या हो जाते हैं बच्चों? जो डूबे नहीं है, जो अनबूढ़े हैं अर्थात जो डूबे नहीं है वो डूब जाते हैं। तो कविता में क्या करना पड़ता है? उसको समझने के लिए आपको अंदर तक पेवस्त होना पड़ता है। क्लियर है? तो बच्चों नोबेल प्राइज मिला था इनको, गीतांजलि पे मिला था। गीतांजलि का नाम है बच्चों ऑफरिंग सॉन्ग कहते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं जरा बताना? अंग्रेजी में बच्चों आप इसे ऑफरिंग सॉन्ग कहते हैं। क्लियर हो गया है? इसे अंग्रेजी में ऑफरिंग सॉन्ग कहते हैं, हिंदी में गीतांजलि कहते हैं। और मूल रूप से गीतांजलि को किसमें लिखा गया था बच्चों? ये तो बंगाली में लिखी गई रचना थी। क्या थी? ध्यान देने के बारे में राज की बात बता रहा हूं जो अच्छे को पता नहीं हो। ये बंगाली के अंदर बच्चों इन्होंने मूल रूप से लिखी थी। अब जैसे मान लो बंगाली के अंदर सुनो इन्होंने कितनी कविताएं लिखी। जैसे मान लो इन्होंने बंगाली में बच्चों, सपोज, ये सच नहीं है, मैं सपोज कर रहा हूं, जैसे इन्होंने बंगाली के अंदर 205 कविताएं लिखी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनका एक यूनिवर्सिटी था जिसका नाम क्या था? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अब उसके लिए पैसे की कमी पड़ गई, तो चंदा फंड वगैरह इकट्ठा करने के लिए गए, तो इंग्लैंड भी गए। तो इंग्लैंड में इनका एक दोस्त था, और उस दोस्त का नाम क्या था? W.B. यीट्स। अंग्रेजी के जाने माने कवि हैं W.B. यीट्स, ठीक है बच्चों। इनको भी बाद में जो है सन 1923 में, कब? 1923 में इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। और मजे की बात यह है कि ये जो गीतांजलि है इसका प्रीफेस किसने लिखा था बच्चों? इसका प्रीफेस भी आपके इन्हीं महोदय ने लिखा था। कौन से ने? W.B. यीट्स। अब क्या होता है कि
ये बच्चों 205 कविताएं लिखी, जहाज में जा रहे थे तो सोचा यार क्या करें बैठे बैठे, तो उन कविताओं का अनुवाद किया। किनका अनुवाद किया? उन बंगाली कविताओं का अंग्रेजी में खुद ने अनुवाद किया। लेकिन बच्चों इन्होंने क्या किया कि 105 में से केवल सपोज 95 का ही किया, और बाकी कितनी बच गई? 105 110 बच गई ना। तो ये 110 बच्चों इन्होंने क्यों अनुवाद नहीं किया? ये सोच के नहीं किया कि यार ये बड़ी मुश्किल है और इनका संबंध भारत के अध्यात्मवाद से है। दीज पोएम्स आर रादर डिफिकल्ट एंड दे आर रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया। और हिंदुस्तान की स्पिरिचुअलिटी से क्या है बच्चों? इनका संबंध है। किनका? इन कविताओं का। तो भारत का जो अध्यात्मवाद है उसको विदेशी लोग क्या जाने हैं? They don't have any touch with the spirituality, with the sense of the spirituality of India. भारत का जो स्पिरिचुअलिटी का सेंस है उससे विदेशों का टच नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि they will be unable to understand, they don't have any feel about that. इसके बारे में उनके मन में कोई फील नहीं है, तो वे इस बात को नहीं समझ पाएंगे। चूंकि वे इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो अपन इनका अनुवाद क्यों करें? तो अच्छी 110 रचनाओं का अनुवाद उन्होंने नहीं किया जो इनसे बेहतर थी, और जो घटिया घटिया कविताएं इनकी नजर में थी, हालांकि घटिया तो एक भी नहीं थी, लेकिन कवि की दृष्टि में जो कविताएं ज्यादा अच्छी नहीं थी उन 95 कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और बच्चों 95 कविताओं के ऊपर क्या मिला उनको? W. Yeats ने इसकी प्रीफेस लिखी और एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार उनको जब मिला। इसलिए टैगोर ने एक बार खुद कहा क्या, अपनी इन 95 रचनाओं को बच्चों उन्होंने क्या बोला है? खोटे सिक्के। क्या बोला है? खोटे सिक्के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो खोटे सिक्के थे उनका ही अनुवाद किया था उसने। अगर वो 110 का अनुवाद कर देते तो क्या तूफान आता। एक्चुअली उन्होंने विदेशी लोगों के दिमाग को शायद अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने ऐसा माना कि विदेशी लोग ऐसा फील नहीं रखते, क्या समझेंगे। लेकिन उनको ऐसा लगा वो सब कुछ समझने में समर्थ थे, वो बिल्कुल समझते। और अगर 110 को छापते तो फिर नोबेल से भी बड़ा पुरस्कार इनके लिए बनाना पड़ता। लेकिन नोबेल से बड़ा पुरस्कार तो आप जानते होता ही नहीं है। इसलिए अच्छा किया उन्होंने वो 110 को बचा के रखा। अपनी बात बच्चों वापस आते हैं अपन। एंग्लो इंडियन पोएट था। पोएट हमारा कौन है? ये सुब्रमण्यम भारती है। ठीक है, ये तमिल भाषा का है। साउथ में बच्चों आप जानते हो केरल मलयालम चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलती है, तो ये भाषाएं चलती हैं। तो सुब्रमण्यम भारती बच्चों ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाई A.K. रामानुजन। अब बच्चों सुब्रमण्यम भारती ने तो अनुवाद किया है। देखो ये तो अनुवादक है, कौन है? ट्रांसलेटर है। तो जबकि A.K. रामानुजन जो बच्चों ये क्या है? ये बहुत बड़ा अंग्रेजी का पोएट है। और इस पोएट को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है बच्चों? रामानुजन। ये जो रामानुजन है ना बच्चों, इसको एंग्लो इंडियन पोएट माना जाता है। क्लियर है? इसकी बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन बच्चों ओबीचुअरी इसकी कविता मुझे बेहद पसंद है। और मुझे पसंद नहीं है बच्चों, सिर्फ मुझे ही पसंद नहीं है, वो बच्चों विशेष स्थान रखती है। ओबीचुअरी इज वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स, इज वन ऑफ हिज वाइडली रेड पोएम्स। उसकी सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में एक का नाम है ओबीचुअरी। क्या होता है ओबीचुअरी? ओबीचुअरी बच्चों ये होता है कि जब कोई मर जाता है तो अखबार में अपन निकलवा देते हैं ना। जैसे आप जानते हो वधु चाहिए एक कॉलम, वर वधु चाहिए, और सुनो खोया पाया है ना, फाउंड लॉस्ट। उसी तरीके से एक ओबीचुअरी बच्चों जिसमें कोई मरखर जाता है तो उसके बारे में लिखते हैं कि आती है कि बेटा गैर वो हमारे श्रद्धे फलाने ढीगड़े जो हो गया है, क्या हो गया है, उनका इंतकाल हो गया है। इस तरीके की बातें छपती है तो उसको ओबीचुअरी कहते हैं। ओबीचुअरी इनकी बहुत ही मशहूर कविता है। अब बच्चों मुद्दे की बात यह है कि अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इस कविता के बारे में। तो पृष्ठभूमि इसका जो बैकग्राउंड है वो तो अपन ने बात कर ली है। इस कविता की बच्चों पहली लाइन क्या है जरा देखो। पहली लाइन में बच्चों क्या है कि संबोधन अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों? इसमें पहला ही जो है उसमें क्या है कि संबोधन अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। हिंदी में कोई संबोधन अलंकार नहीं पाया जाता। हिंदी के सारे अलंकार मैं जानता हूं, अंग्रेजी की भी जानता हूं, तो मैं आपको दोनों की तुलना करके बताता हूं। बच्चों एक शब्द होता है ओड, ध्यान देना। एक होता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी, ये ट्रॉफी बच्चों यूं लिखते हैं, जरा देखना। एपोस्ट्रॉफी मत बोलना इसको, एपोस्ट्रॉफी इसका चिन्ह होता है। ये कोमा बच्चों यहां लगता है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी जैसे आप कहते हो राम का, जैसे आपने क्या बोला, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सेम्स हाउस, सेम का घर, तो ये वाला पार्ट है बच्चों, इसको क्या बोलते हो? इसको बताओ क्या बोलते हो? ये एपोस्ट्रॉफी एस है। क्या बोलते हो इसको? एपोस्ट्रॉफी एस है। तो एपोस्ट्रॉफी बच्चों क्या करता है कि आपको मतलब कि इसका एपोस्ट्रॉफी लगा करके आपने क्या किया बच्चों, इसको एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी कोमा बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी कोमा है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके चिन्ह लगा देते हैं। अब मुझे दूसरी बात समझानी है, लेकिन मैं तो आपको केवल यह चिन्ह की बात तो ऐसे ही समझा दी मैंने, परंतु जो मुद्दे की बात है बच्चों वो क्या? ओड।
ये ओड क्या होता है? ये होता है बच्चों संबोधि गीत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको जरा देखना, संबोधि गीत। अब ये हिंदी में तो पाया नहीं जाता है, लेकिन अंग्रेजी में जरूर पाया जाता है। अपोस्ट्रोफी क्या है? तो अपोस्ट्रोफी का मतलब एक तो कॉमा की सेंस में बता दिया आपको मैंने ऐसे, लेकिन बच्चों अपोस्ट्रोफी जो है इसको संबोधन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संबोधन। क्या बोलते हैं जरा बताना? संबोधन। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क बच्चों ये है कि ओड का मतलब जैसे मैं आपको कहता हूं कि अब किसी को संबोधित करते हैं, कैसे? ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। आप लम्हों को संबोधित कर रहे हो। ओ चिंता की पहली रेखारी, विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी, स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। यहां चिंता की रेखा को आप क्या कर रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आप चिंता की रेखा को एड्रेस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं बच्चों। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जरा देखना, नारी नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपत तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में। देखो कौन सा चिन्ह है। जब बच्चों आप किसी को एड्रेस करते हो तो ये चिन्ह लगाना चाहिए, और अगर ये नहीं लगाओ तो कोमा लगाना चाहिए। और हिंदी का एक नियम और है, ये नारी तो ठीक है बच्चों, लेकिन होता क्या है कि जब संबोधन में नारी का क्या कर देते हैं? नारी भी कर देते हैं। नारी जैसे रजनी का क्या कर देते हैं? रजनी का, ये रजनी है ना, तो ये बच्चों ये बड़ाई की मात्रा छोटाई में बदल जाती है, रजनी। ठीक है। सरला को क्या कर देते हैं जरा बताओ? सर ले। क्या कर देते हैं? सर ले, है ना। और नारी, ये बच्चों मैंने नारी गलत बोल दिया, नारी तो नहीं होगा, लेकिन ये छोटाई की मात्रा जरूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटाई की। ठीक है। उसी तरीके से जैसे बच्चों मैंने आपको कहा सरला को सरले बोल दिया, सीता क्या बोलोगे? सीते। और देवी को क्या बोलोगे? देखो बच्चों ये देवी है ना, इसको यूं लिखो, ये बढ़ाई की मात्रा छोटाई में बदल जाती है। मैंने और यू एड्रेस बड़ी बढ़ाई की छोटाई में बदल जाती है। और क्या हो जाता है? बढ़ाई की छोटाई में बदल जाती है, एक तो ये हो जाता है, और आ की मात्रा ए में बदल जाती है। ऐसा हो जाता है ना। खैर, अब अपन मुद्दे की बात करते हैं। तो बच्चों पहली लाइन जरा देखना, विंड कम सॉफ्टली। कभी देखो द विंड ब्लोज स्ट्रांगली। पहले कभी कहता है कि सुनो हवा बहती है, BLOW ब्लो, यानी बच्चों प्रवाहित होना या बहना। लेकिन पानी बहता तो ब्लो नहीं आएगा, लेकिन हवा बहती है तो आएगा, लेकिन पानी बहता तो फ्लो आएगा। ध्यान दो बच्चों, FLOW और BLOW दोनों का मतलब बहना होता है, लेकिन फर्क समझना। यदि मैं कहूं कि मैंने बांसुरी बजाई, यानी बांसुरी में सुर फूका, या मैंने शंख बजाया, तो बच्चों हम बोलते हैं ब्लो फ्लूट। क्या बोला जरा बताना? फ्लूट। अब आपको सर आप तो प्ले भी तो बताते हो। हाँ प्ले भी बताता हूं। प्ले यानी भी बजाना होता है ना। तो प्ले फ्लूट यानी बांसुरी बजाना होता है। प्ले कॉन्च, कॉन्च ये देखो बच्चों, ब्लो कॉन्च का मतलब क्या होता है? फूंक से। आप जानते हो वाद्य यंत्र कौन सा होता है? एक होता है तत्वाद्य यंत्र, एक होता है सुशीर, एक गन होता है, एक अवनद होता है। तो सुशीर यानी बच्चों फूंक से जो बजाए जाते हैं, तो आप उनके लिए ब्लो का प्रयोग करते हो, क्योंकि हवा फूंकते हो आप। तो देखो फ्लूट आ गया। कौन यानी शंख होता है, ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण 5 जन्य शंख बजाते हैं महाभारत में, तो आप जानते हो कि कौन वगैरह के लिए ब्लो का प्रयोग होता है। पानी बहता है तो किसका प्रयोग होता है? फ्लो का प्रयोग होता है। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली। हवा कैसे बहती है? स्ट्रांग नहीं बहेगी, स्ट्रांगली। क्योंकि बच्चों ब्लो की विशेषता बताने के लिए स्ट्रांग एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ करके एडवर्ब बनाना पड़ेगा। यानी हवा बच्चों बड़ी प्रचंडता से बहती है, एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये हवा क्या करती है बच्चों? बहुत अधिक नुकसान कारित करती है। इट कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, अर्थात ये बहुत अधिक नुकसान कारित करती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? बताओ बच्चों हम हवा के दोस्त कैसे बन सकते हैं? क्या आप हवा के दोस्त बनना चाहते हो? डू यू वांट टू बी फ्रेंड? डू यू वांट टू बी फ्रेंड विद द विंड? क्या आप विंड के दोस्त बनना चाहते हो? ध्यान दो बच्चों, विंड की बातें भी करते हैं हम आपसे। ऐसा कौन बच्चा या बच्ची है जो हवा का दोस्त बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है? तो बच्चों देखो आप, हवा की कहानी क्या है? ये विंड है, ठीक है, ये एयर है, ठीक है, और ये बच्चों ब्रीज, BREEZE ब्रीज है। तो आप जानते हो इनमें फर्क क्या है? इनमें कोई फर्क नहीं है, फर्क तो है। वैसे तो क्या बच्चों पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस इनका मैं बताता हूं बच्चों। बारिश की जो हवा चलती है उसको आप समीर कहते हैं, ब्रीज, ठीक है। बरसात की आती हवा, वर्षा धुले आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से झकझोर मदमाती हवा, बरसात की आती हवा। ये हरिवंश राय बच्चन की पोयम है। वर्षा धुले आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से, ये संधि अलंकार है। डाउट हो रही है पोएट को, बरसात की आती हवा, वर्षा धुले आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से, झकझोर मदमाती हवा, बरसात की आती हवा। तो विंड का मतलब जान गए, बारिश की जो हवा होती है उसे आप हिंदी में समीर कहते हैं। ये एयर है बच्चों, एयर तो आप जानते हो, जैसे किसी में बढ़ते हो, जैसे वातावरण है, तो वातावरण में क्या है? ये एयर होती है, उसी को है ना। और विंड क्या होती है? थोड़ी तेज होती है बच्चों, थोड़ी तेज हवा होती है, ठीक है।
अब मान लो आपको सर फिर आंधी क्या है, आंधी अलग चीज है, वो स्टॉर्म यानी तूफान हो जाता है। क्या हो जाता है? एक समुद्र में तूफान आता है तो आप क्या बोलते हैं उसको? टेम्पेस्ट। इस नाम से एक शेक्सपियर की किताब का नाम भी है। समुद्र में ये गोल गोल आते हैं बरबुड़े की तरह, तो आप उनको क्या बोलते हो? साइक्लोन या चक्रवात बोलते हो। ठीक है। और बच्चों पश्चिम की जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो भी बारिश करते हैं, उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वो ज्योग्राफी का शब्द है वेस्टर्न, और ये शब्द है डिस्टर्बेंस। ध्यान दो बच्चों, हिंदी में कहते हैं इसको पश्चिमी विक्षोभ। ये माउट कारित करते हैं, माउट वगैरह की जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेके आते हैं, पछुआ पवने वगैरह। अब सुनो, एक वर्ब होती है बच्चों बी फूल, जानते हो? यू कांट बी फूल मी, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और एक वर्ब होती है बी फ्रेंड। बी फ्रेंड यानी क्या होता है बच्चों? किसी को दोस्त बनाना। डू यू वांट टू बी फ्रेंड विद द विंड? क्या तुम हवा के साथ दोस्त बनना चाहते हो? क्या हवा तुमको दोस्त बनाएगी? देखो बच्चों, हवा आपको दोस्त कभी नहीं बनाएगी। और अगर आपको दोस्त बनना है हवा का, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको, हवा ताकतवर है, हवा ताकतवर है तो हवा ने आज तक किसी को दोस्त नहीं बनाया। अगर हवा ने किसी को दोस्त बनाया तो पवन सुत हनुमान जी को अपना दोस्त बनाया, क्योंकि वो भी उतनी ताकतवर है जितनी हवा है। हवा ताकत का प्रतीक है, हवा उग्रता का प्रतीक है, हवा प्रचंडता का प्रतीक है। आ गई समझ में? तो बच्चों, इफ यू वांट टू बी फ्रेंड विद द विंड, अगर तुमको हवा का दोस्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? यू शैल हैव टू इंक्रीज योर स्टेमिना, योर फिजिकल स्ट्रेंथ। आपको अपने तन की ताकत को बच्चों बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप जानते हो हवा का कुछ मुकाबला कर पाओगे। जैसे वो चेतक महाराणा प्रताप का था कि नहीं, तो राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला है। तो पाला कैसे पड़ा? ऐसे पड़ा क्योंकि वो हवा के समान क्या था? वो ताकतवर था। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो आप जानते हैं 49 प्रकार के पवन चले, पवन 49। एक चिड़िया चौंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहजी में पवन 49 को नीचा दिखाती। नीड़ का निर्माण फिर नए का आह्वान फिर। तो 49 प्रकार के पवन होते हैं। अब बच्चों, आपको क्या करना है? हवा का दोस्त बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? हवा ताकतवर है तो तुमको भी ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि दोस्ती हमेशा बराबर वालों के बीच में होती है। इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
हाँ तो बच्चों कविता शुरू करेंगे हम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोयम। अब आप कहोगे साहब अगर अब कविता अब आप शुरू करेंगे तो अब तक क्या था? अब तक क्या था? अब तक बच्चों इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। मैं कविता की जो बैकग्राउंड है वो आपको बता रहा था। मैं कविता के लिए मानसिक रूप से आपको तैयार कर रहा था। कविता तो क्या हम 2 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं और 20 मिनट में भी कर सकते हैं और इसी पोएम के ऊपर हम 3 पीरियड भी पढ़ा सकते हैं। तो आपका जितना लेवल होता है ना उतना मैं पढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं, मेरे पास तो बहुत सारा मसाला है। तो विंड कम स्विफ्टली, पहली लाइन में बच्चों ज्ञान की बात समझ लो। पहली में क्या है, यहां विंड को क्या किया गया है जरा बताना? विंड को एड्रेस किया गया है। जब आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो वहां पर एक अलंकार होता है, एक बच्चों फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्या कहा हमने? जब आप किसी को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो वहां एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जानते हो अलंकार क्या होता है बच्चों? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुरस और सुवृत्त। ठीक है बच्चों? तो सुरस सुवर्ण और सुव्रत, और भूषण बिनुन विराजती, कविता वनिता मिथ। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कोई स्त्री क्या करती है? गहने पहनती है तो अच्छी लगती है। अगर कोई आदमी है आपका दोस्त है, उसके पास खूब पैसा है, तो वो आपका अच्छा दोस्त है, क्योंकि उस पैसे वाले को दोस्त बनाते हैं, गरीब को कौन बनाता है? और सुनो, और कविता में अगर अलंकार नहीं होते तो फिर कविता भी शोभा नहीं देती है। तो अलंकार क्या है बच्चों? ऐसे धर्म होते हैं जो वाणी की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ठीक है? अब हमने कहा कि अंग्रेजी में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम क्या बताया हमने? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है जब आप किसी को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? वहां संबोधन अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? ऐसे गीतों को आप ओड कहते हैं, जहां जैसे ओड टू विंड, हवा को संबोधित करते हो आप। ठीक है? ओड टू विंड हो गया। तो ओड का मतलब क्या होता है? किसी को संबोधन करके लिखा गया गीत। ओके, तो बच्चों यहां पर क्या होता है? एक अलंकार होता है जिसको आप क्या बोलते हो? अपोस्ट्रोफी कहते हो। क्लियर हो गया? अब बच्चों जहां जहां अपोस्ट्रोफी होता है वहां पर्सनिफिकेशन होना संभाव्य है, हालांकि 100% निश्चित नहीं है। कैसे? अगर बच्चों एक बात बताओ, आप हवा को संबोधित कर रहे हो तो आप हवा का क्या कर रहे हो? मानवीकरण कर रहे हो, क्योंकि हवा कोई मनुष्य थोड़ी है। लेकिन बच्चों अगर यहाँ हवा की जगह कौन होती? अगर बच्चों यहाँ हवा की जगह कोई रजनी होती तो बच्चों आप रजनी को बोल रहे हो तो रजनी बताओ क्या है? यहाँ रात की बात नहीं कर रहा हूं, किसी लड़की का नाम है, उसका क्या मानवीकरण करोगे? तो पहले मानवीकरण ही है। तो लेकिन रजनी को अगर आप संबोधित करते हो तो इस सोते संसार बीच जक्कर सजकर रजनी बाले, कहां बेचने ले जाती हो ये तारे गजरों, ये तारे गजरों वाले। ध्यान सुनो, इस सोते संसार बीच जक्कर सजकर रजनी बाले, कहां बेचने ले जाती हो ये तारे गजरों वाले। तो बच्चों ये गजरों वाले जो तारे हैं ये कहां बेचने ले जाती हो? मोल करेगा कौन? सो रही है उत्सुक आंखें सारी, मत कुमलाने दो सोनेपन में अपनी निधि अन्यारी, निर्जर के निर्मल जल में ये गजरे हिला हिला धोना, लहर लहर के यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना, होने दो प्रतिबिंब विचुंबित लहरों में ही लहराना, लो मेरे तारों के गजरे निर्जर स्वर में यह गाना, और यदि प्रभात तक कोई आकर तुमसे हाय मोल करे तो फूलों पर होश रूप में बिखरा देना सब गजरे। ये बच्चों ये कविता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखी है। या वो रात को संबोधित कर रहा है। लेकिन बच्चों मैं कह रहा हूं कि रात को संबोधित करोगे तो मानवीकरण होगा, क्योंकि रात हो तो उसको आप मनुष्य मान रहे हो। लेकिन बच्चों यहां पर आप रजनी को लड़की है, चलो इस रजनी में कंफ्यूज हो गए अपन कि मिलता जुलता नाम है। लेकिन बेटा मैं बच्चों एक बात ये सोचो कि मैं यहां पर दूसरा नाम लिख देता हूं, जैसे रजनी को हमने हटा दिया और यहां लिख दिया हमने सीता लिख दिया डायरेक्ट। अब बोलो, अब सीता को अगर आप संबोधित करोगे सीता इधर आओ, तो इसमें कोई मानवीकरण नहीं है, सीता में कोई मानवीकरण नहीं है। लेकिन रजनी में है, क्योंकि रजनी इसका मतलब रात है, और रजनी अगर किसी लड़की का नाम है नहीं है तो है। तो समझ में मैं जो समझाना चाहता हूं वो बात सिर्फ इतनी है बच्चों, जब किसी निर्जीव को आप संबोधित करते हैं या सजीव को संबोधित करते हैं तो वहां अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। लेकिन जब निर्जीव को आप संबोधित करते हो, वेन एवर यू एड्रेस डायरेक्टली समथिंग दैट इज नॉन लिविंग, जब आप किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हो जो नॉन लिविंग है, तो बच्चों आप वहां पर कौन सा अलंकार क्रिएट करते हो? वह एक अलंकार होता है दैट्स यू कॉल पर्सोनिफिकेशन द फिगर ऑफ स्पीच, उसको बच्चों पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो पहली की लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। विंड कम सॉफ्टली, यानी हवा आओ, कैसे आओ? आहिस्ता आहिस्ता आओ। अब बच्चों आप एक बात समझना, एक रहस्य की बात बता रहा हूं आपको। ये बात क्या है? जैसे बच्चों मैंने आपको कहा आहिस्ता, क्या बोला?
आहिस्ता और दोबारा बोला। ध्यान दो, हिंदी में ऐसे शब्द जो दो बार आते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। बताओ कितने बार बोला? 3 बार बोला ना। तो बच्चों 2 बार आते हैं या 3 बार आते हैं, आवर्ती होती है तो क्रिया विशेषण होते हैं। धीरे धीरे, मंद मंद, मंतर मंतर, जोर जोर से, छुपके छुपके, ठीक है, छुप छुप के रोया करते थे। तो छुप छुप के क्यों रोते थे? छुप छुप के रोया करते थे तो रोने की क्रिया विशेषण हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों सिर्फ इतना है कि हवा तुम आओ, फिर इतनी जल्दी क्या है, इतनी उग्रता से, इतनी प्रचंडता से मत आओ, थोड़ी धीरे धीरे आओ, ठीक है। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, कुछ रुको, हमें भी चलना है तुम्हारे साथ, तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, तो थोड़ा ठहरो, थोड़ा पूजा पाठ कर लें। एक कविता ऐसी भी इंग्लिश के अंदर जिसमें कवि कहता है कि मैं थोड़ा पूजा पाठ कर लूं। डेफोडिल्स नाम के कवि को कहता है पीत कमल है डेफोडिल, थोड़ा रुको, अभी मैं पूजा पाठ निपटा लूं, जो मेरी जो संध्याकालीन प्रार्थना इवनिंग प्रेयर है वो निपटा लूं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्योंकि ये संसार जो है बच्चों, ये तो क्या है, ये सिया संसार, चेयर की बाजी, सांझ पर उठ जाना है, और यह संसार जाड़ और झांकर उरज उरज मर जाना है। ये संसार तो क्षणभंगुर है, ये संसार तो झूठा है, ये तो मिथ्या है, इसे छोड़ना है। शाम तक अपन यहाँ है, शाम के बाद तो अपने को चलना पड़ेगा। या शाम से मतलब बच्चों आपके जीवन की शाम से हैं, या आज की शाम से नहीं, आज तो कहीं नहीं जाना, अपन यहीं रहेंगे, लेकिन जैसे अपनी शाम आएगी तो अपन चलेंगे, जाना पड़ेगा हमको। तो विंड कम सॉफ्टली, यानी हवा तुम आओ, पर कैसे आओ? स्लोली स्लोली, यानी बच्चों स्लोली स्लोली 2 बार नहीं बोलूंगा। अंग्रेजी में क्या 2 बार नहीं बोलते, लेकिन उसका अनुवाद जब करते हैं तो हिंदी में 2 बार बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा हवा आओ, आहिस्ता आहिस्ता, एक का ही मैंने अनुवाद 2 बार किया ना। जैसे मैंने आपको शी इज वीपिंग लाउडली, वो रो रही है, कैसे रो रही है? जोर से नहीं रो रही है, वो जोर जोर से रो रही है। तो ऐसे अंग्रेजी में ऐसे मत बोला करो कि साहब शी इज वीपिंग लाउडली लाउडली। एडवर्ब को बच्चों हम अंग्रेजी में 2 बार नहीं लिखते हैं, बट वाइल ट्रांसलेटिंग इट इनटू हिंदी, परंतु इसका हिंदी में अनुवाद करते समय वी रिपीट इट, आप इसको रिपीट करते हैं। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। देखो बच्चों, ये हवा जब आती है तो क्या क्या करतब दिखलाती है। ये जो हवा आती है बच्चों, तो ये बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखलाती है। कौन कौन से करतब दिखलाती है? जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रेक द शटर्स। शटर्स तो जानते होंगे, शट यानी बंद करना होता है। तो प्ले यानी खेलना, प्लेयर यानी खेलने वाला, तो शट यानी बंद करना, शटर यानी बंद करने वाला। तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे ये खिड़की है आपकी, क्या ये खिड़की है? अब इस खिड़की में आप जानते हैं ऐसा कुछ फ्रेम बना रहता है, ये कांच लगा हुआ है, ये तो कांच है, ये वाला तो शीशा है। अब ये जो ये चौकटा है ना, ये चौकटा, ये फ्रेम नहीं है क्या? इस फ्रेम को बच्चों, इस फ्रेम को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? झांप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जरा देखना, ये झांप। तो ये हवा जब आती है तो बड़ी तेज आती है, इतनी तेज आती हो तुम। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, यानी वेंड यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे हम गुजारिश करते हैं, नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तुम तो रचनात्मक नहीं हो, यू आर नॉट क्रिएटिव बट यू आर डिस्ट्रक्टिव, तुम विनाशात्मक हो। तुम क्या करती हो? तुम तो खिड़की की झांपों को तोड़ती हो, कृपया खिड़की की झांपों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और सुनो, ये कागज, ये देखो बच्चों, ये जैसे मान लो आपका कमरा है और ये कुछ कागज पड़े हैं, ये हवा क्या करती है? बाढ़ जब आती है तो कागजों को उड़ाती हुई आती है। स्कैटर मैंने क्या होता है? तितर बितर कर देना। क्या कर देना? तितर बितर कर देना। डोंट स्कैटर द पेपर्स का मतलब बच्चों ध्यान दो, पेपर और पेपर्स में फर्क क्या होता है ध्यान दो। ये जो पेपर्स है ना, इसका मतलब बच्चों पेपर्स यानी कागज नहीं है। पूछो क्यों? अरे भाई पेपर का तो बहुवचन बनता ही नहीं है। पेपर तो एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? तो पेपर का पेपर, पेपर पेपर का पेपर्स तो बनता ही नहीं है, बल्कि क्या बनता है? बनता है बच्चों रिम, रिम्स ऑफ पेपर। रिम्स ऑफ पेपर, रिम बोलते हो आप। रिम नहीं बोलना चाहो तो आप पीसेस बोल सकते हो, PIECE, लेकिन पेपर का पेपर्स नहीं होता है। फिर यहां क्यों हुआ है? बिकॉज हियर इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहां इसका प्रयोग किसी दस्तावेज के अर्थ में किया गया है। जैसे हमारी मार्कशीटें पड़ी है, जमींदारा के कागज हैं, प्लाट का कागज है, कोई बीमा के कागज हैं, तो कहता है कि डोंट स्कैटर द डॉक्यूमेंट्स। ये जो कागजात, कागज नहीं बच्चों, कागजात, फर्क है। कागज और कागजात में फर्क है। जमी के कागजात, जमी के कागज नहीं होते, कागजात होते हैं। तो यह बताया गया है कि डोंट, यह बताया गया है बच्चों, क्या बताया गया है? यह बताया गया है कि डोंट स्कैटर द पेपर्स, यानी जमी के कागजात जो हैं, जो कागजात है उनको बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ।
एंड द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द शेल्फ, और जो किताबें पड़ी हुई है अलमारी के ऊपर, एंड द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द अलमीरा शुड नॉट बी थ्रोन डाउन, उनको ऐसे नीचे क्यों फेंक देती हो हवा, तुम बहुत बदतमीज हो, तुम बहुत बदतमीज हो। देयर लुक व्हाट यू डिड, उधर देख तूने क्या किया है। देयर लुक, उधर देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन तमाम चीजों को नीचे फेंक दिया है, तुमने उन तमाम चीजों को नीचे गिरा दिया है। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, पास्ट सिंपल, टीयर माने फाड़ना। यू टोर ऑल द पेजेस ऑफ द बुक्स, तूने किताबों के तमाम पन्नों को फाड़ डाला है, तूने किताब के तमाम पन्नों को फाड़ डाला है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम दोबारा बारिश लेके आए हो। ठीक है बच्चों, तुम दोबारा बारिश लेके आए हो। तो आप जानते हो इंद्र क्या करता है ना, इंद्र बच्चों विचर विचर करके जो है वो इंद्रजाल खेलता है बादल के जलदयान के ऊपर। ठीक है, जलदयान के ऊपर बैठ के तुम दोबारा बारिश लेके आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, इसका मतलब होता है बच्चों यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी गुड एट लॉफिंग, यू आर वेरी गुड एट लॉफिंग एट द वीक, यानी कमजोर लोगों की मजाक उड़ाने में तुम बड़े निष्णात हो, कमजोर लोगों की मजाक करने में तुम बड़े निष्णात हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, नाजुक और चरमराते हुए घरों, क्रम्बलिंग डोर्स, और चरमराते हुए दरवाजों, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, और चरमराते हुए छत के जो ये जो छत है ना, छत तो बच्चों छत के जो ढांचे होते हैं वो, क्रम्बलिंग वुड, और बच्चों चरमराती हुई लकड़ियां, क्रम्बलिंग बॉडीज, चरमराते हुए शरीर, क्रम्बलिंग लाइव्स, चरमराती हुई जिंदगानियां, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और चरमराते हुए दिल, जो कमजोर दिल हैं। इन सब के ऊपर, इन सब का मजाक उड़ाने में तुम बड़ी निष्णात हो, यानी तुम्हें कमजोर लोगों का मजाक करने में बड़ा मजा आता है। द विंड गॉड विनोज, ये हवा का देवता, पवन का देवता पछोड़ता है। ठीक है बच्चों, पछोड़ता है, जैसे बरसाते हैं ना नाज वगैरह को, है ना, तो विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, उन सबको पछोड़ता है और उन सबको क्या कर देता है बच्चों, और उन सबको पछोड़ता है और उनको कुचल डालता है। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, वो काम नहीं करेगा जो तुम उसको करने के लिए कहोगे। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए नीचे आओ आओ और क्या करो, हमको मजबूत घर बनाने चाहिए। लेट अस जॉइंट द डोर्स फॉर्मली, हमें अपने हमें अपने घरों के दरवाजों को मजबूती से बंद करना चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने का रियाज या अभ्यास करना चाहिए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हमको अपना दिल मजबूत बनाना चाहिए। डू दिस, ये काम करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तुम ऐसे काम करो और हवा तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ध्यान दो बच्चों, हवा क्या करती है, ये हवा कमजोर आग को बुझा देती है, लेकिन यही हवा दिए को बुझा देती है, लेकिन यही हवा जंगल की जो आग होती है दावाग्नि, उसको भड़का देती है। तो बताया गया है कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी ये जो हवा है ये बच्चों ब्लो आउट यानी बुझा देती है, कमजोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग, या बच्चों ही देखो हवा के लिए ही का प्रयोग हुआ, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लावरिश, और बच्चों जो स्ट्रॉन्ग फायर अर्थात जो दावाग्नि होती है उसको ये भड़का देती है, उसको दहाड़ने के लिए प्रेरित करती है, उसको फलने फूलने के लिए प्रेरित करती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसकी दोस्ती बढ़िया है। किसकी, हवा की दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम पवन देवता की क्या करते हैं बच्चों, हर दिन स्तुति करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।